फ्रेंड्स, आज हम राजनीति विज्ञान का पहले चैप्टर का टॉपिक दो ध्रुवों को चुनौती के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेसन में जो शीत युद्ध का दौर था और दो ध्रुवों की समाप्ति थी, दो ध्रुवों का अंत था, उसके बारे में पढ़ा था कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो हमारे दो ध्रुव जो बने उनका अंत भी हुआ और उसमें भारत जो था दो ध्रुवों को चुनौती देने में भारत की क्या भूमिका थी। भारत नव स्वतंत्र देश था और इस दौर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लातीन अमेरिका के बहुत से देश जो बड़ी बड़ी महाशक्तियों के उपनिवेश थे वे आजाद हुए और भारत उनमें से एक शक्तिशाली देश था। भारत ने दोनों ध्रुवों में शामिल होने की बजाय एक नई नीति अपनाई जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति कहा जाता है। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कहा अगर हम किसी एक गुट में शामिल हो जाते हैं तो वो गुट हमें हर तरह से सहायता करेगा, लेकिन जो दूसरा गुट है जिसमें हम शामिल नहीं हैं वो हमारी किसी भी तरह से सहायता नहीं करेगा। और जो नए स्वतंत्र देश हैं जो अभी अभी आजाद हुए हैं उन्हें अपने आप का विकास करने के लिए, क्योंकि वो सारे अल्प विकसित थे, उन्हें अपना विकास करने के लिए सभी दोनों गुटों की या पूरे विश्व की जरूरत थी। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अब आता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति है क्या। गुटनिरपेक्ष एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी गुट में शामिल न हुआ जाए या बिल्कुल तटस्थता। इसका अर्थ तटस्थता से नहीं है। तटस्थ होने का मतलब होता है कि हम देश से या पूरे विश्व में किसी भी देश के साथ न रहकर उसकी विचारधाराएं न अपनाएंगे और किसी भी देश से हम कोई लेना देना नहीं रखेंगे। ये हमारी तटस्थता की नीति है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं कहा। गुटनिरपेक्षता की नीति में ये कहा गया कि गलत को गलत और सही को सही बताने में भारत नहीं हिचकिचाएगा और उसने दोनों ध्रुवों को गुटनिरपेक्षता की अपनी अलग नीति अपना करके चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था उसकी जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था, यानी 3 बातें इसमें शामिल थी। पहली, इन 5 देशों के बीच सहयोग रहेगा। दूसरी, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे कि शीत युद्ध का अत्यधिक प्रसार हो रहा है और इसके दायरे बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए किसी दूसरी नीति की जरूरत थी और वो नीति थी गुटनिरपेक्षता की नीति। तीसरी बात, अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नए स्वतंत्र देश एशिया, अफ्रीका और लातीन अमेरिका के जो अभी अभी आजाद हुए थे उन्होंने अपने आप का विकास करने के लिए एक नई
गुट की तलाश थी, तो उन्हें गुट निरपेक्षता एक ऐसा गुट मिला जो किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू न बना करके एक अपना अलग से गुट बनाया गया, जिसमें भारत, घाना और यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया तथा मिस्र देश के जो नेता थे वो शामिल हुए। इसके बाद आता है कि जो हमारी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसे थी। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, गुट निरपेक्ष जो देश थे शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला हुआ था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने की तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नए स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था, क्योंकि कोई भी देश जब किसी अन्य देश का गुलाम होता है तो वो अपनी पूरी तरह से विकास नहीं कर पाता अपना। इसलिए नए जो स्वतंत्र देश थे उन्हें विकास करने की जरूरत थी, तो एक नई नीति की जरूरत थी। उन्हें धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसमें वे उपनिवेशिक देश भी हो सकते थे या जिससे राजनीतिक आजादी हासिल की गई हो ऐसे भी हो सकते थे। इसी समझ से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंक्टोड में टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा जिनका दोहन पश्चिमी विकसित देश करते हैं। अगर कोई भी देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तकनीक के माध्यम से अपने लिए करता है तो वो अपने आप ही शक्तिशाली बन जाता है। नंबर 2, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। अगर कोई देश निर्यात करता है तो वो अपने आप में ही विकसित हो जाता है। नंबर 3, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। गुट निरपेक्ष की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में वे पहले सम्मेलन जो 1961 में हुआ था, आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध, क्योंकि जो विकसित देश थे उन्हें यह भय हो रहा था कि अगर अल्प विकसित देशों का सामान विकसित देशों में बिकने लगेगा तो उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी और फिर विकसित देशों का दबदबा उनके ऊपर से हट जाएगा। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुट निरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि इन विकसित देशों का मुकाबला करने के लिए अल्प विकसित देशों को या नव स्वतंत्र देशों को एकजुट होकर काम करना पड़ता था। इसी वजह से
गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हम अगला टॉपिक कर रहे हैं भारत और शीत युद्ध। भारत और शीत युद्ध। भारत का क्या रोल रहा शीत युद्ध के बारे में? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा और दूसरी, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नए स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों से दूर एक अलग गुट में जाने का पुरजोर समर्थन किया। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी न ही निष्क्रियता की नीति थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीतकालीन युद्ध प्रतिद्वंदता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। दोनों के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने और मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान, यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से जुड़े नहीं थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों को एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में कामयाब रहा। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्ष अंतरराष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की गति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्ष के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सदता होता हो, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। नंबर 2, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति उसके करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता है। भारत ने हमेशा ही ये कहा कि हम तटस्थ नहीं हैं, बल्कि जो देश सही मायने में सही नीति अपनाता है उसका सहयोग भी करेंगे, उसे बढ़ावा देने में मदद भी करेंगे, लेकिन जो अच्छी नीति नहीं अपना रहा हम उसका विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी 2 आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। आलोचकों का एक तर्क है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। दूसरी बात, आलोचक कहते हैं कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी भी रही। महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे
भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना गया। लेकिन भारत सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती थी। जहां भारत को सही लगा वो काम भारत ने किया। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से पूरी तरह से दुखी था, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो पश्चिमी पाकिस्तान से दुखी था और आजाद होना चाहता था, भारत ने उनकी सहायता की और जितना बन पड़ा वो किया। गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के बाद जो दो ध्रुव थे उनका अंत किस प्रकार से हुआ। अब एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुव थे, जो पूरा विश्व था दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक ध्रुव की अगुवाई अमेरिका कर रहा था और दूसरे ध्रुव की अगुवाई संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ कर रहा था, जो साम्यवादी शासन व्यवस्था के पक्षधर थे वो सोवियत संघ में शामिल थे, पूंजीवादी व्यवस्था के पक्षधर थे वो जो अमेरिका में शामिल थे। लेकिन भारत ने एक गुट निरपेक्ष नीति, जो दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे और अपना विकास करना चाहते थे, उन्होंने भारत ने कहा कि आप गुट निरपेक्ष की नीति अपना सकते हो और अपना विकास कर सकते हो। थैंक यू। और कल हम दोबारा से अगला लेसन 2 का पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2।